डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं ये यूपीएससी का जो सिविल सर्विस है, मतलब जो सिविल सर्विस है जिसमें हम आईएएस, सीडीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। उनमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जो है, उसमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। और उस ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आपके कुछ सब्जेक्ट जो है, जैसे कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका कोई भी एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स जो है या मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे ज्यादा बहस ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग सब्जेक्ट की ओर ही रुख करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि दो सब्जेक्ट जो है, हम दो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और वो दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो आपका पॉलिटिकल साइंस है और एक आपका ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस के रूप में देखते हैं। क्योंकि मैं एडवोकेट बसंत नारायण सिंह, मैं 7 साल से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं एक एडवोकेसी, हमारा एक प्रोफेशनल जॉब है। तो चूंकि मैं ये चाह रहा था कि बहुत सारे बच्चे जो है वो रिमोट एरिया से हैं और वो अच्छे अच्छे कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो मेरा ये वीडियो देखने के बाद काफी हद तक जो है ये समस्या को दूर किया जा सकता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में हम लोग ये देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस हम शुरू कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेसिक जो लॉ है या बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर हम बात करें किसी भी देश का, है ना, तो वो उस देश का संविधान या उस देश के कॉन्स्टिट्यूशंस पर ही डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बनी हुई है। तो अगर सिंपल सा अगर हम एक डेफिनेशन दे कॉन्स्टिट्यूशंस का, तो वो क्या हो सकता है? तो कॉन्स्टिट्यूशंस की डिफाइन करें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशंस, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर हम डिफाइन करें सिंपली भाषा में अगर हम देखा जाए, तो बेसिक लॉ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंट्री, बेसिक लॉ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंट्री is called constitutions। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को एक सिंपली भाषा में हम लोगों ने क्या देखा कि बेसिक लॉ का मतलब कि एक जो कानून होता है किसी भी देश में, आप चाहे मतलब डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है? एक लॉ होता है और वो उसी लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि देश को चलाया जाता है। तो आप देखेंगे कि कोई भी लोकतांत्रिक देश हो या कोई भी डेमोक्रेटिकल या डेमोक्रेसी कंट्री हो, उसमें लॉ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बताएगा कि बेसिक लॉ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंट्री इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इस कॉन्स्टिट्यूशंस को समझने के लिए हम इसका एक पृष्ठभूमि जाएंगे। पृष्ठभूमि का मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहां से हुआ, कैसे हुआ। तो इसके लिए हम सबसे पहले कुछ एक्ट की बात करेंगे, कौन कौन सा एक्ट जिम्मेदार हुआ कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा एक्ट इसके ऊपर मतलब या ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस बना, इसमें हम लोगों ने कौन कौन सा एक्ट को लिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1773 का, है ना, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है ना, 1773 का मतलब हम लोग ये देख लेते हैं कौन कौन सा एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था या कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने के लिए जिम्मेदार था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट, है ना, पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये है आपका 1854, है ना। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो है आपका 1854। उसके बाद है 1858 का उसके बाद देखेंगे 1858 का जो है अमेंडमेंट एक्ट बोलेंगे, 1858 का एक्ट है। उसके बाद है कैबिनेट मिशन 1946, है ना। कैबिनेट मिशन जो है
कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। इसका मतलब क्या हुआ कि 1946 का कैबिनेट मिशन, उसके बाद देश आजाद हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया है ना फोर्सफुली 1950 में। उसके बाद एक हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाने लगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, 1858 का एक्ट क्या था और 1946 का एक्ट क्या था। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 7073, है ना। ये एक्ट में 3-4 चीज हम लोगों को जानना है ना। 3-4 चीज का मतलब कि अगर हम सबसे पहले अगर बात करें 7073 का, 7073 का रेगुलेटिंग एक्ट, नाम से पता चल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके कुछ फीचर्स थे, इसके फीचर्स का मतलब इसकी कुछ विशेषताएं थे जो हम लोग देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थे। तो एक तो आपको याद रखना है कि 7073 में एक एक्ट आई थी रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता क्या था, तो पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दिस एक्ट passed by the British Parliament, है ना, British Parliament, British जो पार्लियामेंट for the regulation of East India Company, for the regulation of ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि भारत में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, है ना, तो उसको एक रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट पास हुआ था जिसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 7073, है ना। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडियन टेरिटरी, मतलब जो भारत का भूभाग था उस पर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो 7073 में पास हुआ था, इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तैयार किया था। किसको रेगुलेट करने के लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, है ना, एक एक्ट पास किया गया था जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। तो इसके सबसे बड़ा विशेषता ये क्लियर हुआ। दूसरा विशेषता क्या था, तो दूसरा विशेषता ये था कि इट रिफ्यूज, है ना, इसमें हम बात करें, इट रिफ्यूज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इट रिफ्यूज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, है ना। रिफ्यूज है मतलब, रिफ्यूज का मतलब उसको नकारना, एम्प्लॉय of the company to accept any kind of gift or bribery, जिसको हम लोग रिश्वत बोलते हैं, गिफ्ट और ब्राइबरी, है ना, BRIBRY, ब्राइबरी, ERY, ब्राइबरी, है ना, रिश्वत बोलते हैं। तो दूसरा क्या विशेषता था इस एक्ट का, तो उस एक्ट की दूसरा विशेषता ये था कि उस जगह पर, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो लोग काम करते थे, जो एम्प्लॉय थे, वो किसी तरीके से कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं करेगा। गिफ्ट का मतलब जैसे आप जैसे मान के चलिए कोई लोग है तो जरूरी थोड़ी है कि हम उसको पैसा देंगे तभी वो रिश्वत कहलाएगा। हम गिफ्ट के रूप में भी रिश्वत दे सकते हैं। तो चाहे वो गिफ्ट हो चाहे वो ब्रेवरी हो, इसको नकारा गया या तो फिर इसको हम बोलेंगे ये कोई भी जो लोग हैं ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये दूसरा विशेषता है, आपको ध्यान रखना है। तीसरा विशेषता क्या था, तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। प्रोहिबिटेड है ना, मतलब प्रोहिबिटेड का मतलब क्या हुआ कि उसको प्रोहिबिटेड PROHITED प्रोहिबिटेड जो इंगेज होते थे ना, जैसे प्राइवेट कंपनी में जो काम करते थे वो अलग सा कोई ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्रोहिबिटेड फ्रॉम engaging any private company in any
प्राइवेट कंपनी का मतलब जो प्राइवेट ट्रेड होता था, इन एनी प्राइवेट ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया कि जो कर्मचारी इस एक्ट में या इस मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जो काम करते हैं वो किसी तरीके से वो प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते। ये तीसरा विशेषता था इसका, ध्यान रखना है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, है ना, इन एनी प्राइवेट ट्रेड, ये भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ विशेषता क्या था, फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ देखेंगे, गॉट इंट्रोड्यूस टू एस्टेब्लिशमेंट, है ना, एक विशेषता और देख लेते हैं, गॉट एस्टेब्लिशमेंट है ना, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब एक सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, है ना, तो गॉट एस्टेब्लिशमेंट ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, गॉट एस्टेब्लिशमेंट ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार विशेषता जो थी वो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें बताया गया, है ना। तो पहला मैं आपको एक बार रिकैप कर दूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, है ना, एक एक्ट बना, ठीक है। दूसरा क्या था कि वहां पे रहने वाले या जो कर्मचारी काम करते हैं, एम्प्लॉय, वो किसी तरीके से गिफ्ट या ब्रेवरी स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी कर्मचारी जो है वो अपना प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, और एस्टेब्लिशमेंट एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव तैयार किया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा जगह जहां से पूरे भारत को क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, या पूरे भारत को क्या किया जाए, उसको संचालित किया जाए। तो ये तीन विशेषता जो है, चार विशेषता आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है, आपको ये विशेषता दे देगा कि कौन कौन सा विशेषता जो है या कौन कौन सा फीचर जो है वो 1773 के बारे में सही है या उसके बारे में कौन कौन सा कथन सही है ना, ये दे देगा आपको। और उसके बाद ये जो विशेषता है आपको ये जानना पड़ेगा, जैसे तो ये चार विशेषता आपको। अब यहाँ पर जो पीसीएस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, पीसीएस, क्योंकि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था तो उसी में भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, है ना। सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि जो अगर हम कोलकाता की बात करें, है ना, तो कोलकाता में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था 1774 में। कोर्ट से रिलेटेड, है ना, कोर्ट से रिलेटेड जो काम या एक तरीके से बात करें कि भारत में कोर्ट का बनना या कोर्ट से रिलेटेड वर्क का बनना, ये इसी एक्ट से शुरू किया गया था, ठीक है ना, इसी एक्ट से शुरू किया गया था। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आप याद रख लेंगे, ठीक है ना, कि सबसे पहला जो है कि 1774 में एस्टेब्लिशमेंट, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसको मैं रब कर दूं। 1774 में इसी एक्ट के थ्रू डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इस एक्ट के थ्रू जो है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि इसी एक्ट के थ्रू 1773 एक्ट के थ्रू ही क्या हुआ था, 1774 में एस्टेब्लिशमेंट सुप्रीम कोर्ट इन कोलकाता एक जगह था फोर्ट विलियम, नाम सुना होगा आपने फोर्ट विलियम का, है ना। तो फोर्ट विलियम उस समय उसी को सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, तो ये भी याद रखना है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट बने थे उसका क्या नाम था, फोर्ट विलियम, है ना, कोलकाता एट फोर्ट विलियम, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि फोर्ट विलियम जो है ये वो जगह है जहां पर ये बनी थी। तो आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में, अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी फोर्ट विलियम का जो डेट आता है, इसकी जो स्थापना किया था वो शायद का पूरा जो है वो 1696, है ना। फोर्ट विलियम जो है ये क्या बने थे, 1696 में बनी थी, और जो इसको बनाया था उसका नाम क्या था, जॉन गोल्ड्सबर्गफ, है ना, जॉन गोल्डबर्गफ, नाम लिख देता हूं, जॉन गोल्डबर्गफ,
बर्गफ, बर्गफ है ना। तो ये उस व्यक्ति का नाम है जो फोर्ट विलियम या फोर्ट विलियम को बनाया था, या उसके मतलब उन्होंने ही ये तैयार किया था, ठीक है। फोर्ट विलियम को बनाया था। तो फोर्ट विलियम, आपको ये पीसेस के हिसाब से क्वेश्चंस बनेगा कि भारत में किस जगह पर सुप्रीम कोर्ट बनी थी। तो फोर्ट विलियम कौन से एक्ट के थ्रू बना था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 को, ठीक है ना, कोलकाता। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये देश हमारा उस समय आजाद हुआ नहीं था, तो आजाद नहीं हुआ था, तो इस समय जब सुप्रीम कोर्ट बना था ना, तो उस समय जज कौन था। तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, एलिजा इम्पे, है ना। तो याद रखना है एलिजा का स्पेलिंग जो है ELIJAH, एलिजा, इम्पी बोलते हैं, IMPEY, एलिजा इम्पी, ठीक है ना। वो उस जज का नाम है जो सबसे पहले भारत में बनी थी, ठीक है ना, एलिजा इम्पी, ठीक है। लेकिन इसको क्या हुआ था, इसका कार्यकाल जो है वो ज्यादा दिन नहीं रहा था, 1774 से, है ना, अगर देखा जाए तो 1774 से लेकर 83 तक आता है इसका कार्यकाल, ठीक है। 1774 से लेकर 83 तक क्या होता है, इसका कार्यकाल होता है। और उसके बाद क्या है कि हिज रिकॉल टू इंग्लैंड फ्रॉम इम्पीचमेंट मोशन, है ना, मतलब उसको फिर क्या किया गया था, एलिजा एमपी को बुला लिया गया था इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू। क्योंकि हम लोग आगे दबा के पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आएगा, प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे, उनको किस तरीके से रिमूव किया जाता है, तो वो इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू किया जाता है। तो वही इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू क्या है, उसको बुला लिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, है ना, एलिजा एमपी याद रहेगा आपको, इसका कार्यकाल 1774 से 83 के बीच में रहा था, ठीक है। और उसके बाद भारत में सर हीरालाल कानिया, ये भी आपको याद रखना है, हीरालाल कानिया, मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जब देश आजाद हो गया, तो उस समय भारत का जज कौन हुआ, तो जज हुए सर हीरालाल कानिया, कानिया याद रहेगा आपको, हीरालाल कानिया, इसको लिख ले, सर हीरालाल कानिया। ये किसके बाद बने, तो देश जब आजाद हो गया था, तो उसके बाद जो है ये बने थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो जज बने, उनका नाम था सर हीरालाल कानिया, ठीक है, कानिया। तो ये पीसीएस या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, तैयारी होते रहता है, मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये कुछ फीचर्स थे आपको याद रखना है 1773 का, जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुए थे, या जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाने का एक मतलब रेडिएंट तैयार किया जा रहा था, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसको क्या करें हम लोग, अभी उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो है अभी हम लोग देखते हैं।